हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुखी एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में नोटिस किया होगा कि ये न्यूज़ वर्ल्ड और इंडिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इस आर्टिकल की एनालिसिस में इसकी डिटेल्स को जानेंगे एवं देखेंगे कि भारत के लिए क्या नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। ये आर्टिकल डील करता है, किस चीज़ से ये आर्टिकल डील करता है? रेलवेज के चैलेंजेस से और क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उससे। प्राइमा फेसाई यही लग रहा है इसको पढ़ करके। ये देखिए, देयर इज अ पैराडॉक्स इन करंट फील गुड इमेज मेकओवर। अभी जो है कुछ फील गुड इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि रेलवे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑल दोस थिंग, लेकिन जो क्या इसके पीछे क्या छिप रहा है? इसके पीछे छिप रहा है पॉलिसी इशूज की। कौन सी पॉलिसीज में क्या कमी रह गई है, क्या हमें और पॉलिसीज को किस तरह से इंप्लीमेंट करने का व्यवस्था करना चाहिए, क्या पॉलिसीज प्रॉपर प्लेस पे हैं, ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम लोग इसका टाइटल पढ़ते हैं, ट्रांसमोग्रीफाइंग अ बीहेमोथ द रेलवेज। ट्रांसमोग्रीफाइंग का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म इन अ सरप्राइज और मैजिकल मैनर। ठीक है, और इसी का ये कोररी क्या है? करंट फील गुड इमेज मेकओवर। ओके, it is felt, it is being shown that railway is performing very good. It has been transformed in a magical manner, but the policies issues that are the crux of all the railway challenges remains the same. So we'll see how it happens. We'll first try to study the article one line by line. ओके, यहाँ तक आर्टिकल क्या बताया है? ऑथर ने बताया कि किस तरह से अच्छे न्यूज आ रहे हैं, फील गुड फैक्टर्स क्या क्या है। जैसे एग्जांपल, आजकल बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस, विस्तार 2 कोच, एयरपोर्ट स्टैंडर्ड रिमॉडल स्टेशंस, है ना, इन सब चीजों की बातें हो रही है। इसका पाथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रेलवे पे कर रहे हैं, फ्लीट में जबरदस्त कमाई हो रही है रेलवे की, और ये सब और जो है एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। ये सब बहुत ज्यादा फील गुड फैक्टर दे रहे हैं हमें। लेकिन पैराडॉक्सिकली यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने, दिस फील गुड इमेज मेकओवर इज आल्सो अकम्पेनिड बाय डेफिनिंग साइलेंस ऑन क्रूशियल पॉलिसी इश्यूज। ये जो फील गुड इमेज हो रहा है ना, ये जो है जो पॉलिसी इश्यूज है रेलवे को जो प्ले किए हुए हैं पॉलिसी इश्यूज, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है इन ऑथर के हिसाब से। दैट इज केप्ट एट abyss, and all other things are being shown in that it is a very good and well performing sector. Okay, और स्पेशली दोज कंसर्न विद फाइनेंशियल हेल्थ, जो रेलवे के फाइनेंशियल हेल्थ से कंसर्न पॉलिसीज है उससे उसमें, और फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज, इन दोनों चीज से जो रिलेटेड पॉलिसीज है उसमें काम, उसमें मतलब कि उसमें कोई भी ये नहीं हो रहा है। ठीक है, उस पर कोई बातें नहीं हो रही, उस पर कोई चेंजेस, वो पॉलिसीज को किस तरह से बनाना है, इस चीज पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। क्रूशियल पॉलिसीज को अब इसमें रख दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि आर्टिकल दो चीज से डील करेगा। पहला चीज क्या होगा? पहला चीज होगा फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, और दूसरा चीज क्या होगा? फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। यहाँ तक क्लियर है? फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। ओके, अब आगे देखते हैं। प्रिकैरियस फाइनेंशियल हेल्थ, बहुत ही कमजोर, बहुत ही खराब स्थिति में जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो। ठीक है, इसमें क्या बोलता है आर्टिकल में? ऑथर्स ने कहा है कि डिस्पाइट द रिसेंट स्ट्रिक्चर्स passed by CAG, means restrictions that CAG has given for attempting Airbus and financial statistics, for attempting to Airbus the financial statistics of 1920 and 2021. ठीक है, in order to protect Indian Railways in black, attempt to continue to window dress the financial statistics। मतलब फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स को सही से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, उसको ऊपर ऊपर से ही अच्छा दिखा करके आगे बढ़ गया है। ठीक है, उस पर रिसर्च, उस पर ठीक से टॉक्स नहीं हो रही, उस पर रिसर्च नहीं हो रही, उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, पॉलिसीज को कैसे वो अफेक्ट कर रही है वो स्टैटिस्टिक्स, और उससे हम लोग क्या फीडबैक लेकर के और पॉलिसीज को और अच्छा बना सकते हैं, इससे रिलेटेड बातें नहीं हो रही हैं। इसको जो है हम लोग एक तरह से बोला जाए तो गवर्नमेंट, रेलवे तो गवर्नमेंट एजेंसी की तरह ही है, गवर्नमेंट एजेंसी है ही, तो गवर्नमेंट उसे एक तरह से छिपाने की कोशिश करी और सब कुछ अच्छा फील गुड कराने की कोशिश करे, रोजी पिक्चर एक पेंट करनी है। ठीक है, दिस रिवाइज एस्टीमेट, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो रिवाइज एस्टीमेट में आया पेंशन आउटगो 52,500 करोड़ का था, और अप्रोप्रिएशन कितना हुआ है उस पे, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया 49,000 करोड़ पे। तो इसका मतलब क्या? 875 करोड़ का बचत हुआ है। लेकिन क्या है? नॉमिनल सरप्लस ऑफ 875 करोड़ वुड टर्न इनटू डेफिसिट ऑफ 2375 करोड़। ठीक है, कब ये हो जाएगा? अगर पूरा फुल आउटगो वाज रिफ्लेक्टेड इन अप्रोप्रिएशन टू द पेंशन फंड, अगर पूरा आउटगो होता है, रिफ्लेक्ट किया जाता, तो 2375 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आता है, ना कि 875 रुपीज का करोड़ का बचत होता है। ये ऑथर का कहना है। आगे बजट एस्टिमेट्स में ऑथर ने कहा है कि फ्लीट अर्निंग भी दिखाया गया कि बढ़ गई है। 75 मिलियन टन हम लोग फ्लीट शो कर रहे हैं कि हम लोग ने एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया 75 मिलियन टन को के फ्लीट से हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 20,000 करोड़। जबकि 21-22 के रिवाइज एस्टीमेट में इंक्रीमेंटल लोडिंग 169.06 मिलियन ये यहाँ होगा, हाँ, मिलियन टन का जनरेट किया, 28,044 करोड़ रुपया। ठीक है, 28,044 करोड़ रुपया जनरेट किया। ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है अर्निंग में फिजिकल लोडिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इज नॉट सपोर्टेड बाय कमोडिटी वाइज लोडिंग फिगर एक्सेप्ट फॉर अमाउंट ऑफ ₹10,000 करोड़। मतलब इतना में 28,044 करोड़ का जो हमने जनरेट किया, उसमें से मात्र 10,000 करोड़ का हमने कमोडिटी वाइज दिखाया लोडिंग फिगर, बाकी जो है सबको हमने कमोडिटी वाइज लोडिंग फिगर किसमें दिखाया? मिसलेनियस गुड के हेड में। ठीक है, बाकी सबको हमने हिसाब से ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी कैटेगराइजेशन के।
ठीक है। दिस फिक्सेशन टू प्रोजेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग फाइनेंशियली वायबल, ये क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली वायबल है, लेकिन जो आपको प्रॉपर ब्रेकअप होना चाहिए था कॉस्ट का या अर्निंग्स का, वो अर्निंग का प्रोवाइड नहीं करके ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक आर्किटेक्चर को बढ़ावा दे रहा है कि इस तरह का ट्रेंड होगा या इस तरह का आर्किटेक्चर होगा, इस तरह का स्टैटिस्टिक्स जनरेशन होगा, तो कैसे फिर हम नई पॉलिसीज को डिजाइन कर पाएंगे। और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये उन्होंने बताने की कोशिश किया है। पहला प्रॉब्लम क्या है, डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी। इंडियन रेलवे सफर करता है डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी से। डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी मतलब इसके मन में एक द्वैत है। किस तरह का द्वैत है? आइडेंटिटी को लेकर, पहचान को लेकर द्वैत है। ये परेशान है, किस बात से परेशान है? इट इज अ कमर्शियल एंटिटी, क्या ये एक व्यावसायिक एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ट्राइंग टू वर्क ऑन कमर्शियल प्रिंसिपल, या फिर सरकारी विभाग है जो कि कमर्शियल प्रिंसिपल पर वर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो रेलवे इसी बात से, इसी द्वैत से परेशान है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहा है ऑथर ने। अर्निंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट फुली मीट्स द सैलरी, इट इज द एज द ओनली अर्निंग डिपार्टमेंट। ये सिर्फ एक मतलब कि पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ओनली है, ठीक है, इकलौता है अर्निंग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री दैट फुली मीट्स द सैलरी, जो पूरा सैलरी देता है, पेंशन ऑब्लिगेशन करता है, इट्स सर्विंग एंड रिटेल एम्प्लॉयज आउट ऑफ इट्स ओन अर्निंग, ठीक है, अपने अर्निंग से ही दे देता है। इट हैज बीन एन आउटलायर, ओके। द प्रेशर टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग दैट इज फाइनेंशियली वायबल देयरफॉर इमेंस, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा कि एक पीएसयू के पब्लिक अंडरटेकिंग है जो कि फाइनेंशियली वायबल है, इसको दिखाने का इसके ऊपर प्रेशर इमेंस होता है इसी कारण, क्योंकि ये सब कुछ कर पा रहा है अपने से, ठीक है। तो इसको अपना फाइनेंशियल वायबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा, ये अपना सैलरी भी खुद दे देता है, पेंशन ऑब्लिगेशंस भी दे देता है, सब कुछ करता है, ठीक है, और अर्निंग भी ये है मिनिस्ट्री, तो इसको दिखाना पड़ेगा ना कि ये फाइनेंशियली वायबल एंटिटी है, नहीं तो इसको फिर बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जहां तक दिस एक्सप्लेन टेंडेंसी टू फिल आउट फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये दिखाता है क्या कि फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में छेड़छाड़ करके उसको अच्छा दिखा दिया जाता है, रोजी पिक्चर पेंट कर दिया जाता है। ऑन अदर हैंड देयर इज द रिसेंट ट्रेंड इन गवर्नमेंट इन परस्यूइंग टू इन्वेस्ट हेवीली इन प्रोजेक्ट्स इन लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो कैपेक्स हम लोग कर रहे हैं रेगुलरली, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके चलते होगा क्या, ये पहले क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्विच्ड टू अ पॉलिसी ऑफ हेवी इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन टू बी इन अ रेडी स्टेट टू मीट फ्यूचर ट्रैफिक नीड्स, ओके। हम लोग इसके चलते ये क्या शो कर रहा है कि हम लोग फ्यूचर ट्रैफिक नीड को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ओके। यहाँ तक सही है, ये पॉजिटिव चीज है इसका। Revenue generation, at least in short term, will therefore lack the working expense, which include repayment of loan या lease charge. Obvious सी बात है, अगर हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका जेस्टेशन पीरियड हाई है, ओके, जेस्टेशन पीरियड हाई होने के कारण क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड हाई होने के कारण क्या होगा, इनिशियल अर्निंग लो होगा, लेकिन आपका जो ये एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, हाई ही रहेगा। इसके चलते क्या होगा, नेट लॉस में चला जाएगा, ठीक है, नेट लॉस में चला जाएगा। कब तक, शॉर्ट टर्म में। फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, और बहुत ज्यादा लोग आएंगे, और इनिशियल अर्निंग का कहाँ क्यों लॉस में चला जाएगा, इनिशियल अर्निंग लो होगा, प्लस जो भी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, लोन रिपेमेंट में चला जाएगा, क्योंकि फ्री का तो कुछ आता नहीं है। हम भी तो इंटरनेशनल एजेंसी से इंडिया ने लोन लिया होगा या फिर इधर उधर बैंक से उठाया होगा पैसा, कहीं से तो पैसा उठाया होगा, तो उसके कारण क्या होगा, इनिशियल अर्निंग बहुत कम होगा, एक्सपेंडिचर बहुत हाई होगा, क्योंकि स्टाफ तो उतना मेंटेन करना ही है, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेंटेन करना ही है उसमें, तो इसके चलते शॉर्ट टर्म में नेट लॉस होगा। यही कहना चाह रहे हैं, ड्रास्टिक रिडक्शन इंटरनल रिसोर्स लैक द वर्किंग एक्सपेंस व्हिच इंक्लूड रीपेमेंट ऑफ लोन या रिचार्ज, दे आर स्काईरॉकेटिंग विद ड्रास्टिक रिडक्शन इन इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, और हमारे यहाँ इंटरनल रिसोर्स जनरेशन भी कम हो रहा होगा, तो इसके चलते और भी ज्यादा क्या होगा, ये आपका नेट लॉस बढ़ता चला जाएगा। 8 पे कमीशन इज अराउंड 25-26, तो 7वां वेतनमान अभी चल रहा है, 8वां वेतनमान हम लोग का उम्मीद कर रहे हैं 25-26 में उम्मीद कर रहे हैं, और इसके चलते क्या होगा, जैसे 25-26 में 8वां वेतनमान लागू होता है, या फिर जो अपना रिकमेंडेशन देता है 27-28, जब भी वो लागू होता है, जब से भी लागू होता है, तो गवर्नमेंट पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि 7वां वेतनमान 8वां वेतनमान लागू होगा तो वेतन बढ़ेंगे सबके, तो गवर्नमेंट पे और ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। द गवर्नमेंट नीड टू एक्नॉलेज दैट इन शॉर्ट टर्म इंडियन रेलवे विल हैव टू फंक्शन एज अ स्पेंडिंग डिपार्टमेंट, जो पहले अब आज के डेट में इंडियन रेलवे किस तरह का डिपार्टमेंट है, सेल्फ अर्निंग पीएसयू है, ठीक है। तो अब आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, ओके। The financial position will spur a concentrated action to reverse the trend in short time frame. Okay, branded measures such as tinkering with financial statistics would result in transforming Indian Railways into another basket case like former government-owned Air India. इनका कहना है कि जिस तरह से ये आपको चेंजेस किया जाता है आपका फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में है ना, वो बैंडेड मेजर्स है कि बस बैंडेड साथ दिए किसी तरह पकड़ के रखे, लेकिन वो क्लीवेजेस तो नजर आने लगेंगे ना समय के साथ, वो घाव गहरे होते जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ऐसा ना हो कि रेलवे भी एक दूसरा एयर इंडिया बन के उभरे, ठीक है। और एयर इंडिया बहुत लॉस किया है, तो हम लोग नहीं चाहते कि रेलवे जो पूरे इंडिया को कैरी करता है, रेलवे क्या है, रेलवे हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का प्रतीक है, पूरा देश को जोड़ता है रेलवे, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं देश का, हम चाहते हैं कि मतलब कि देश का हर आदमी जो है रेलवे कभी ना कभी सफर जरूर करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि रेलवे दोबारा किसी एक एयर इंडिया की तरह बने, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जिसे हमें बाद में उसे सेल करना पड़ जाए, ठीक है। तो ये हम नहीं चाहते बिल्कुल भी, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। Therefore, the investment policies need to be spelled out clearly. इसीलिए क्या बोला है ऑथर ने कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसे कायदे से क्लियरली आप जो है बताएं, लोगों के सामने रखें, फिर उसको लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग द मैनर ऑफ आर्किटेक्चर, ओके,
इट इज हियर सिलोलेस यूटोपिया। सिलोलेस यूटोपिया बहुत अच्छा टर्म यूज किया इन्होंने। सिलोलेस मींस विदाउट एनी फ्रेगमेंटेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, और यूटोपिया इज अ very exceptional kind of land which does not exist. Okay, okay, it is a perfect place to live, and obviously perfection does not exist, so utopia also do not exist. So it is saying that zero-less utopia means departmentalization less railways architecture. Fine, देखते हैं इसमें क्या है। The absence of clear policy is evident in another crucial area. तो पॉलिसी नहीं होने के चलते प्रॉब्लम एक और आती है, वो क्या है? चेंज इन मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। ओके, तो इसके चलते क्या, क्योंकि पॉलिसी नहीं है तो उसके चलते क्या हो रहा है, मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे में जो है चेंज जो हो रहा है, ठीक है। अनदर क्रूशियल एरिया चेंजिंग द मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। तो क्या है वो क्रूशियल एरिया? वो क्रूशियल एरिया ये है कि चेंज कर, जो मैनेजमेंट आर्किटेक्चर इंडियन रेलवे का चेंज होना चाहिए था, वो पॉलिसी के एब्सेंस में चेंज ढंग से नहीं हो पा रहा। चेंज तो हुआ ही लेकिन ढंग से नहीं हो रहा। चेंज क्या हुआ 2019 में जो है, डिकेड हो सिस्टम ऑफ रिक्रूटिंग 8 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज इन रेलवे, 5 टेक्निकल एंड 3 नॉन टेक्निकल थ्रू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाज ड्रॉप्ड। ठीक है, एंड इट वाज ईएससी और सीएससी दोनों से होता था, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया। और इसके अलावा जो एक सिंगल सर्विस ले आया गया, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा गवर्नमेंट का कहना है, या फिर ये जनरल जो दिख रहा है पैराफ्रेज वो ये फायदा दिख रहा है टू कट द स्टोरेज ऑफ डिपार्टमेंटलिज्म। ठीक है, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है कि ये डिपार्टमेंट ये करेगा, ये डिपार्टमेंट कुछ और, ये डिपार्टमेंट कुछ और, इसको कर्व करके एक सिंगल मैनेजमेंट यूनिट हम लोग बनाना चाह रहे हैं। और ये मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, ये मोर और लेस सारे डिसीजन लेने में सक्षम होगा। टू कट द डिपार्टमेंटलाइजेशन एज वाज सीन टू हैम्पर ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग। जैसे ही मैंने कहा कि ये डिसीजन मेकिंग इसके बहुत आसान हुआ, क्योंकि ये अलग अलग डिवीजन नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रूल्स एंड प्रोसीजर से चलते हैं। ठीक है, मतलब टेलर फिट होते हैं, तो उसके चलते प्रॉब्लम होता था फाइल यहाँ से यहाँ, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे जाने में। यहाँ क्या होगा, सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा, तो इससे आपका डिसीजन मेकिंग आसान होगा। तो ये हैम्पर द ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द रेलवेज। फाइन, आफ्टर द डिले ऑफ मोर देन 2 इयर्स, 2 साल तो पहले इसमें डिले कर दिया गया। आईआरएमएस को जो ऑफिशियली नोटिफाई किया गया फरवरी में, उसके बाद जो है 40% रिड्यूस सीट के साथ इसको भेजा गया, और वो भी उसका एग्जाम किससे लिया जाएगा, सीएससी से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। और इसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या इसका ये दिया है आर्गुमेंट ये दिया कि चूंकि 70% ऑफ कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑलरेडी इंजीनियर है, तो क्यों एक सेपरेट एग्जाम होल्ड करके क्या फायदा आईआरएमएस के लिए। ठीक है, तो इसे सीएससी से ही ले लो। अब देखो ये फिर एक ये कंट्रोवर्शियल बात हो गई, क्योंकि अच्छा ये बात ऑथर ने भी बताई जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो यही से पढ़ लेते हैं। सर्टेन कंक्लूजंस या कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो दिस डिसीजन। फर्स्ट, इंडियन रेलवे इज कंटेंट टू रिक्रूट इस मैनेजर। ठीक है, इंडियन रेलवे का कंटेंट क्या है, किस लिए ये एग्जाम हो रहा है, मैनेजर्स को रिक्रूट करने के लिए, इंजीनियर्स को रिक्रूट करने के लिए नहीं। तो ये जो फैक्ट, ये जो आर्गुमेंट है कि 70% तो ऑलरेडी इंजीनियर होते हैं, ये आर्गुमेंट ही अपने आप में फॉल्सिफाई कर गया। ठीक है, और क्या ये करेंगे, मैनेज टेक्निकल फंक्शंस फ्रॉम कोहॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू परस्यू करियर आउटसाइड इंजीनियरिंग। जो इंजीनियर्स ये सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं, वो पहले ही एक बात तो फिक्स है कि इंजीनियरिंग से दूर जाना चाहते हैं, तभी तो सिविल सर्विसेज दे रहे हैं ना। ओके, बट ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये स्टेटमेंट बिहार ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी को एज अ चेंजर देखा जाता है, एज अ सोशल मोबिलिटी इनहांसर देखा जाता है। आपके साथ कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, अगर देखिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस मिडिल क्लास और मोस्ट ऑफ द पीपल जो तैयारी करते हैं यूपीएससी और इस तरह के एग्जामिनेशन के, मिडिल क्लास होते हैं। मिडिल क्लास की एस्पिरेशन सबसे ज्यादा क्या होती है, मिडिल क्लास की एस्पिरेशन होती है कि हायर सोशल मोबिलिटी हमें और मिले और हम अपर क्लास में जा सके। ठीक है, और उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और क्योंकि इस जॉब में आपको एक सिक्योर्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रहती है आपके, और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप काम करते हैं ऑल दोस थिंग्स। और तीसरा सबसे बड़ा बात होता है कि इसका आपको एक परसीव्ड सोशल स्टेटस जो होता है वो हायर होता है अदर जॉब्स के कंपैरिजन में। ऑल तो सारे जॉब मेरे नजर में बराबर हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इसका जो परसीव्ड सोशल स्टैंडर्ड्स है इस जॉब का, ठीक है, ये बहुत हाई होता है अदर जॉब्स के साथ। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो होते हैं वो चूंकि पढ़ने में वो सबको माना जाता है कि सब ठीक रहते हैं 11-12 तक, तो ये सब इस तरह के एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं। तो ये जो ऑथर का कहना है कि इंजीनियर मैनेजर चाहिए, इंजीनियर नहीं, क्योंकि जो है इंजीनियर ऑलरेडी परस्यू आउटसाइड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। मे भी कुछ आदमी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि बेहतर सोशल स्टेटस के लिए, वेल रिकॉग्नाइज सोशल स्टेटस के लिए, है ना, एक डिग्निफाइड सोशल स्टेटस के लिए ऊपर और भी बड़े एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम हो गया या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब लोग देते हैं। ठीक है, सेकंड, इट इज मोस्टली लाइकली टू रिक्रूट विल नॉट बी अमंग द टॉप रैंकर्स ऑफ सीएससी। यस, मैं इसके साथ एग्री करता हूं कि जो सीएससी के टॉप रैंकर्स है वो तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बनते हैं। तो जो इसमें आएंगे वो क्या होंगे, वो लेटर रैंकर्स ऑफ होंगे। ठीक है, वो लेटर रैंकर होंगे, तो वो ये ऑथर कहना चाहिए कि टैलेंट पूल की जो क्वालिटी है शायद वो खराब हो सकती है। थर्ड, दिस रिलक्टेंट इंजीनियर्स मे नॉट बी अवेलेबल इन सफिशिएंट नंबर, अज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट विल still consider that candidates with engineering background are required to manage technical function within the Indian Railway। मतलब ये कहना चाहिए कि अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक तो पहले इतना कम वैकेंसी निकाला है आपने और उसमें भी कुछ आदमी छोड़ के चले ही जाते हैं, तो आपके पास फिर जो है आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। Finally, with no departmental silos, a common seniority, it is possible to visualize a situation where recruiters start his career managing the locomotives. Okay,
and rolling stocks, and then advances through middle management levels, managing tracks, signals, communication, and then at senior management level works as financial advisor to and human resource manager, ending an illustrious career at apex of handling policy matters on operation and business development. A truly rolling stone gathering, no डिपार्टमेंटल मॉस। अभी ये बहुत ही सटायर वे में बोला इन्होंने और बहुत सही बात बोला कि होगा क्या कि अब हायरार्की क्रिएट होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे इस लेवल से, फिर अपर मैन मतलब कि लोअर से ज्वाइन करेंगे, फिर मिडिल, फिर अपर, फिर पॉलिसी मेकर के रूल पे आएंगे। कैसे होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर आप अपर जाते हैं, डिवीजन लेवल पे आते हैं, फिर उसके बाद फिर आप और ऊपर जाते हैं, फिर स्टेट या सेंटर में आप काम करते हैं अगर आप आईएएस होते हैं तो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी ये बात बोले, तो ये बहुत इलस्ट्रियस कैरियर लगे, इसमें कोई डिपार्टमेंटल मेस नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें होगा ही डिपार्टमेंटल मेस, क्योंकि आप जैसे ही आप पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स में जाएगा तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट मेस तो होना ही होना है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मूव्स, इंडियन रेलवे, देखिए कल के न्यूज़पेपर में आया था कि इंडियन रेलवे प्राइवेटाइज नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन पीपीपी मॉडल तो चल ही रहा है इंडियन रेलवे में भी, और ये बहुत एक्सपेक्टेड है कि आने वाले भविष्य में पीपीपी मॉडल और तेज होगा और बहुत सारी चीज़ जैसे कि ट्रेन रनिंग, एसेट मेंटेनेंस, स्टेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब संभव है कि पीपीपी मॉडल पे हो या फिर डायरेक्टली पार्टनर को अपने दे दिया जाए, और मेन काम जो है रेलवे का वो है फ्रीट एंड पैसेंजर कैरी, वो सिर्फ जो है ये करे, बाकी मैनेजमेंट, ट्रेन धोना, ट्रेन बोगी को धोना, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना, नया रेल लाइन बिछाना, ये सब काम जो सब्सिडियरी वर्क है रेलवे का वो ये प्राइवेट सेक्टर को दे दे, ठीक है, ये संभव है आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सुपरवाइजर लेवल टू प्रमोट मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, कहाँ गया ये रहा, ऑल रेलेवेंट डोमेन एक्सपर्टाइज विल रिसाइड इन प्राइवेट सेक्टर सपोर्टेड एट लोअर लेवल बाय प्रोमोटिव मैनेजर्स एंड सुपरवाइजरी टेक्निकल cadres. The research and technical hiring establishment would be spun off to automatic institutions. This residual will be managed at middle and high levels by cadre of free-wheeling managers, essentially functioning as contract administrator. This perhaps explains the unprecedented reduction in cadre strength by IRMS to almost 40%. By almost 40%. ये कहना चाह रहा होता है कि देखो ओरिजिनली जो भी इसमें हम लोग रिक्रूट करते थे वो हर लेवल पे काम करता था, लेकिन अब क्या हम लोग कुछ प्राइवेट से ले लेंगे तो बाकी जो हमको रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया, तो हम सिर्फ 60% ही रिक्रूट करेंगे, बाकी 40% इधर से आ जाएगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, इसीलिए 40% सीट घटा दिए हम लोग। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने डेटा दिया, इट इज अ ट्रेजिक कॉमिक मैटर दैट अ मैटर ऑफ सेमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिबल ट्रांसमोग्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज टू बी सब्जेक्ट टू सेकंड गेसिंग, ओके। अब ये बहुत ही चिंता का भी, कॉमेडी भी है, कॉमेडी के साथ ट्रेजेडी भी है कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर रेलवे जो कि पूरे इंडिया को ज्वाइन करता है, पूरे इंडिया का पीपल, पैसेंजर और फ्रेट मूवमेंट कराता है, वो उसका जो पॉलिसी है उसको हम लोग क्या करें, उसको सेकंड गेसिंग पे रख दिए हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ। और ये क्यों हुआ है, ये पॉलिसी के एब्सेंस में हुआ है, जो रेलवे का प्रोग्रेस है वो सेकंड गेसिंग पे क्यों चला गया, क्योंकि एक सही पॉलिसी, क्लियरली स्पेल्ड पॉलिसी ही नहीं है हमारे पास, ओके भाई। ये सब उन्होंने कहा। अबाउट ईयर इन्होंने फिर से कटाक्ष किया है, ऑथर सटायर बहुत अच्छा करते हैं, इससे तो ये मुझे पता चली कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन के साथ एक ऑथर के बारे में पता चला कि ये बहुत अच्छा सटायर करता है, इसे सीखा जा सकता है, ये चीज इस टैलेंट को भी। अबाउट ईयर इट वाज नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर हु सेड सब कुछ बाबू ही करेंगे, आईएएस बन गए मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे, केमिकल का कारखाना भी चलाएंगे, आईएएस हो गया तो क्या हवाई जहाज भी चलाएगा, ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने। इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज will the bureaucrats do everything just because they have become IAS does not mean that they will run fertilizer factory, chemical industries. If one becomes IAS, he will even fly aircraft. What is this humongous force that we have created? और इसी के साथ अब देखो ये फिर एक क्यों सटाया है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमने आईएएस का एक बहुत बड़ा एक ऐसा फोर्स क्रिएट कर दिया है, मतलब कि जो कि ये जनरलाइज्ड सब जगह जर्नलिस्ट ही हमने भर रखा है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ह्यूज फोर्स क्रिएट हो गया, बट वी नीड स्पेशलिस्ट इन टुडेज गवर्नेंस। लेकिन हो क्या रहा है, अगेन आईआरएमएस का जो ये पोस्ट जो ये आया गया है वैकेंसीज और ये सब आया है, वो ग्रुप ए सर्विसेज को हटा के आईआरएमएस बनाया गया, आईआरएमएस का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो सिविल सर्विसेज से हो रहा है। तो अगेन यू आर सर्चिंग फॉर जर्नलिस्ट, मतलब एक जगह आप कहते हैं कि जर्नलिस्ट हमें नहीं चाहिए और दूसरी जगह आप जर्नलिस्ट ही रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑथर ने लास्ट में ये लिखा है व्हाट रेजेस which raises the question what does the government really want। ये क्या प्रश्न खड़ा करता है, गवर्नमेंट एग्जैक्टली चाहती क्या है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है सीखने के लिए। रेलवे की दो मेन समस्याएं, वो दो मेन समस्याएं क्या है, एक फाइनेंशियल हेल्थ की समस्या है और दूसरी फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। ये दोनों का मेन कॉज है, द क्रक्स, द कोर ऑफ दीज चैलेंजेस। व्हाट इज द कोर ऑफ दिस चैलेंज, द कोर ऑफ दिस चैलेंज इज लैक ऑफ क्लियरली स्पेल्ड पॉलिसी, ओके, दिस इज द कोर ऑफ दिस चैलेंज। विद दिस आर्टिकल इज फिनिश्ड। मुझे आशा है कि आपको इस एनालिसिस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दें एवं अपने जानने वालों से शेयर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा आपका साथ बना रहे। थैंक यू एंड गुड लक, स्टडी हार्ड, जय हिंद।